देखो बच्चों, तुम एक नंबर के गवार हो, तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, और तुम लोग एक नंबर के चूतिए हो। हाँ, कक्षा 10वीं के बच्चे एमपी बोर्ड वाले पूरे के पूरे चूतिए हैं, पूरे के पूरे बेबले हैं, पूरे के पूरे नालायक है, पूरे के पूरे गवार लोग हैं। कक्षा 9वीं में जर्नल प्रमोशन मिला है तुम गंवार लोग को, और उस जर्नल प्रमोशन के चक्कर में तुम लोग पास होकर के 10वीं क्लास में आए हो। मेरी बात कड़वी लगेगी लेकिन मैं सच कह रहा हूं। मैंने पहले ही बता चुका हूं कि त्रैमासिक परीक्षा के पेपर लीक हुए थे, तो वो जो पेपर है त्रैमासिक परीक्षा के, वो पेपर की नकल तुमको मिल सकती थी, लेकिन अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर बिल्कुल लीक नहीं होने वाले। सील पैक लिफाफे में बंद होकर के आपके स्कूल में आएंगे। इसीलिए किसी का बाप यूट्यूब पर नहीं बता सकता, किसी का बाप नहीं बता सकता कि पेपर में क्या आने वाला क्या नहीं आने वाला है। और जितने भी पेपर तुम लोग अभी यूट्यूब पर देख रहे हो जो कि प्रिंटेड होकर के बिल्कुल बने हैं, इन पेपर को ये लोग 2-10 मिनट का काम रहता है कंप्यूटर में जाकर के बनाना। ठीक है, बहुत इजी काम रहता है कंप्यूटर में जाकर के पेपर को तैयार करना। कोई भी जाकर के कोई भी जाकर के टाइप कर लेगा और पेपर बन जाते हैं। नकली पेपर बना रहे हैं और नकली पेपर आपको दिखा रहे हैं। कई सारे मूर्ख यूट्यूबर लोग तो पिछले साल का पेपर दिखा रहे हैं, जब आपकी किताब चेंज हो चुकी है, उल्टा सीधा कुछ भी बता रहे हैं। लेकिन बच्चों, जो बच्चा मेरे इस चैनल से जुड़ा है उसको मैं 100 में 100 नंबर दिलवाने की गारंटी रखता हूं। आप यहां पर देख सकते हो, मैं इतनी पूरी फुल गारंटी ले सकता हूं कि अब मैं कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, कक्षा 10वीं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का स्पेशल कोर्स लेकर के आ रहा हूं। यह कोर्स पूरा 10 से 20 वीडियो का बनेगा, और अगर इस कोर्स में जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं पूरे परीक्षा के हिसाब से बनेंगे, ब्लूप्रिंट के हिसाब से बनेंगे, और पूरी आपकी तैयारी करवाई जाएगी परीक्षा की। ठीक है, तो आपको यहां पर मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले आप देख सकते हो आपका जो काव्यखंड है, आपका ये जो काव्यखंड है, काव्यखंड में आपका पद साहित्य का इतिहास, इससे आपका पेपर में क्वेश्चन आएगा। इससे भक्ति काल आएगा आपका, और आधुनिक काल, छायावाद, प्रयोगवाद, नई कविता और कवि परिचय आएगा। तो चलिए बच्चों, आज ये पहला वीडियो है। इस पहले वीडियो में यहां पर हम समझेंगे पद साहित्य का इतिहास, पद साहित्य का इतिहास। तो बच्चों पूरा देखना और पढ़ाई करना ही पड़ेगा। अब नकल बिकल बिल्कुल नहीं चलने वाली, उसके चक्कर में रहोगे फेल हो जाओगे, मैं पहले ही आपको कह देता हूं। ठीक है, इसलिए इस चैनल से जुड़ जाओ, वीडियो को लाइक कर दो और तुरंत सब्सक्राइब कर दो। और अब तैयारी करना यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं। ठीक है, क्या शुरू कर रहे हैं हम? पढ़ाई करना हम शुरू करेंगे, तैयारी करना हम पूरी शुरू करेंगे। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चाहता मैं भी नकली पेपर बता करके आपको दिखा सकता था, लेकिन मैं आपकी पूरी तैयारी करवाऊंगा और असली आपकी तैयारी करवाऊंगा। ठीक है, तो पूरी तैयारी कीजिए। इसका पहला वीडियो लेक्चर है। अगर इस वीडियो पर अगर अधिक से अधिक व्यूज आते, अर्धवार्षिक के अकॉर्डिंग ही तैयारी करवाई जाएगी आपकी, है ना। और पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा, ताकि हर बच्चा इस चैनल से जुड़ा हुआ 80 में से 80 नंबर लेकर के आ सके। पूरा फुल सिलेबस तैयार करवाया जाएगा आप सही बच्चों का। ठीक है तो सबसे पहला आपका यहां पर क्वेश्चन बनता है कि हिंदी साहित्य को कितने वर्गों में बांटा गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। आप पहला क्वेश्चन यहां पर लिखिए, हिंदी साहित्य को कितने वर्गों में बांटा गया है। यहां पर आप देखिए, यह आपका पहला प्रश्न है बच्चों। चलिए, ये देखिए बच्चों, आपका पहला प्रश्न क्या आप देख सकते हो, यहां पर पूरी तैयारी करवाई जाएगी। आपका पहला प्रश्न है बच्चों यहां पर, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है, लिखिए। मोस्ट आईएमपी पेपर में आएगा, आ सकता है। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया गया है, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो आप देख सकते हो यहां पर, साहित्यिक प्रवृत्ति के उतार चढ़ाव, लोगों की रुचि और लेखन व्यवस्था के अनुसार हिंदी साहित्य का काल विभाजन इस प्रकार किया गया है। ठीक है, हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, मतलब हिंदी भाषा कब से प्रारंभ हुई, और हिंदी भाषा में क्या क्या चीज़ है। ठीक है, हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, पहला है आदिकाल या वीरगाथा काल, अभी चल रहा है 2021। ठीक है, ये कब की बात है, सन 1993 से 1378 तक चला। आदिकाल या वीरगाथा काल, ये कब से लेकर कब तक चला, आदिकाल या वीरगाथा काल 1993 से लेकर के 1318 तक चला। दूसरा आता है भक्ति काल, भक्ति काल कब से लेकर कब तक चला, भक्ति काल 1318 से लेकर के 1643 तक चला।
फिर उस है ना, सबसे पहले आदिकाल है वीरगाथा काल। इस काल के जो कवि थे वो राजा महाराजा लोग की वीरगाथा का वर्णन करते थे। जैसे आला उदल हो गया, आला उदल की पृथ्वीराज रासो है ना, पृथ्वीराज चौहान की वीरगाथाएं का वर्णन किया गया है किसमें, आदिकाल या वीरगाथा काल में। कब से लेकर कब तक चला है ये, 1993 से लेकर के 1318 तक चला है। भक्ति काल, भक्ति काल कब से लेकर कब तक चला, 1318 से लेकर के 1643 तक क्या चला, भक्ति काल चला। इसमें भगवान की भक्ति की गई है। अगला आया आपका रीतिकाल। रीतिकाल कब से कब तक चला, रीतिकाल आपका 1643 से लेकर के 1843 तक चला। इसमें प्यार मोहब्बत वाली रचनाएं लिखी गई। अगला आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल कब से लेकर कब तक चला, 1843 से लेकर के आज तक आधुनिक काल चला आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आईएमपी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और उसको आप याद करना है। अगला क्वेश्चन आपका, अब बच्चों यहां पर आप देख सकते हो आपका सिलेबस में साफ साफ लिखा है यहां पर, ये है ना, यहां पर लाइट पड़ जा रहा है पहले पेज में चमक के कारण। भक्ति काल, भक्ति काल, तो हम पढ़ेंगे बच्चों भक्ति काल के बारे में। भक्ति काल से आपको प्रश्न उठ करके आएंगे। तो बच्चों आपका भक्ति काल मोस्ट आईएमपी है, ये निकाल लिया मैंने यहां पर भक्ति काल। अब हम पढ़ेंगे बच्चों भक्ति काल के बारे में। भक्ति काल पेपर में प्रश्न आएगा, भक्ति काल, भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए एवं भक्ति काल के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। ठीक है, भक्ति काल की विशेषताएं लिखिए एवं भक्ति काल को कितने वर्गों में बांटा गया है उसके प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। भक्ति काल, तो आप देख सकते हो भक्ति काल, तो आपको लिखना भक्ति काल, है ना, तो उसके बारे में आप जान लीजिए भक्ति काल, है ना, भक्ति काल। अब उसका उत्तर जानेंगे हम। प्रश्न क्या आएगा आपका, भक्ति काल की विशेषताएं लिखिए एवं उसके प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। तो भक्ति काल, भक्ति काल आपका 1375 से लेकर के 1700 ईस्वी तक चला। भक्ति काल कब से लेकर कब तक चला, 1375 ईस्वी से लेकर के 1700 ईस्वी तक आपका क्या चला, भक्ति काल चला। इस काल में भक्ति परक रचनाएं हुई। जो भक्ति काल था इसमें भक्ति परक रचनाएं हुई, इसीलिए इस समय के साहित्य को भक्ति काल कहा गया। आज 1375 से 1700 तक क्या हुआ था बच्चों, जितने भी कवि थे उस समय मीराबाई, सूरदास जी, रसखान जी, ऐसे कवि हुए जिन्होंने भगवान की भक्ति वाली रचनाएं लिखी। इसीलिए इस समय का जो साहित्य है उसको भक्ति काल कहा जाता है। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हो। अब किन परिस्थितियों में हुआ, इस समय समाज की परिस्थितियां विषम थी, मतलब उल्टी थी। हिंदू मुसलमानों के बहुत दंगे थे, हिंदू मुसलमानों के झगड़े थे। जनता हिंदू थी, जनता क्या थी, हिंदू थी, और यहाँ के राजा, हिंदुस्तान के राजा मुसलमान थे। मुगलों का युग था, मुसलमान लोग का राज था। राजा अपने धर्म का प्रजा पर लादना चाहते थे। राजा महाराजा लोग अपने जो धर्म है मुसलमानी धर्म, उसको प्रजा पर लादना चाहते थे। इसलिए सामाजिक एकता छिन्न भिन्न हो रही थी। इसलिए संतों का अवतार हुआ और उससे सामाजिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया, और हिंदी उनका साहित्य का माध्यम रहा। अब पेपर में एक प्रश्न आता है भक्ति काल का विभाजन समझाइए, तो आपको ये बनाना पड़ेगा। जो भक्ति काल था वो 2 वर्गों में बटा। पहला निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति का मतलब जी होता है ऐसे लोग जो मूर्ति पूजा पर भरोसा नहीं करते हैं, जो मूर्ति की पूजा नहीं करते, उनको हम बोलेंगे निर्गुण भक्ति धारा कवि। और सगुण भक्ति, सगुण भक्ति हम उसको बोलेंगे जो भगवान को प्रत्यक्ष रूप में मानते हैं। अपन तो सगुण भक्ति को मानते भैया, बजरंगबली महाराज के अपन भक्त है ना। सगुण भक्ति, जो मूर्ति की पूजा करते हैं उसको कहते हैं सगुण भक्ति, है ना। अब निर्गुण भक्ति की भी 2 शाखाएं होती है। निर्गुण भक्ति की पहली शाखा होती है ना, जो मूर्ति पूजा नहीं करते उनकी पहली शाखा होती है ज्ञान मार्गी, ऐसे लोग जो ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं। और दूसरा होता है प्रेम मार्गी, जो प्यार मोहब्बत के मार्ग में चलते हैं, है ना, प्रेमी बन जाते हैं, आशिक बन जाते हैं। और सगुण भक्ति 2 प्रकार की, एक है रामाश्रय शाखा और दूसरा कृष्णाश्रय शाखा। रामाश्रय शाखा में भगवान राम को मानने वाले कवि हुए, जैसे तुलसीदास, इन्होंने रामचरितमानस, हनुमान चालीसा की रचना करी। और अगला कृष्णमयी कृष्णाश्रय शाखा, भगवान कृष्ण को मानने वाले, सूरदास हो गए, मीराबाई हो गई, ये सब हो गए। ठीक है, तो आपको अगला क्वेश्चन तैयार हो गया, भक्ति काल का विभाजन। ये 2 वर्गों में यहां पर आपको बांटा गया। अगला बच्चों पेपर में आपको प्रश्न आएगा, प्रश्न आ सकता है भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो आप कॉपी में प्रश्न लिख लीजिए, भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो उसका उत्तर आप क्या लिखोगे, भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, भक्ति काल में हिंदी के साहित्य में भक्ति भावना की प्रधानता थी। भक्ति काल में किसकी प्रधानता थी, भक्ति भावना की प्रधानता थी। काव्य पर आध्यात्मिकता का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। भक्ति काल के साहित्य में भक्ति भावना की प्रधानता थी, काव्य पर आध्यात्मिकता का प्रभाव स्पष्ट होता है। दूसरा, ईश्वर मतलब भगवान के सगुण और निर्गुण रूपों की मान्यता के कारण भक्ति धारा 2 भागों में बढ़ गई। भगवान को कई लोग सगुण रूप में मानते जो मूर्ति पूजा करते थे, और कई लोग निर्गुण रूप में जो मूर्ति पूजा नहीं करते थे। 2 रूपों में यहाँ पर ये बट गया।
अगला, सभी कवियों ने समाज सुधार, समाज उत्थान और धार्मिक एकता के काव्य का सृजन करा। जितने भी कवि थे उन सारे कवियों ने समाज सुधार, समाज के उत्थान के लिए, धार्मिक एकता को बल देने के लिए काव्य की रचना करी। अगला, तुलसी ने लोक कल्याणकारी राम काव्य का सृजन किया। रामचरितमानस, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, ये इसकी रचना जो करी है, रामायण की रचना तुलसीदास जी ने इसी समय करी। सूरदास, मीरा आदि कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण भक्ति काव्य की रचना करी। मीराबाई ने बहुत सारी रचना करी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीराबाई, सूरदास जी, इन सब ने कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण भक्ति काव्य की रचना करी। अगला, इस काल की कविता में भाव पक्ष और कला पक्ष का सुंदर समन्वय हुआ है। इसमें भाव पक्ष और कला पक्ष का सुंदर समन्वय हुआ है। भाव पक्ष मतलब मन के भाव भी ईश्वर की भक्ति के प्रति थे, और कला पक्ष मतलब एक से एक नए नए गाने बने, है ना। अगला, इस काल के कवि और इस काल में लिखा गया साहित्य विश्व विख्यात हुआ। बस ये 7 पॉइंट आपको लिख देना है, बस आपका ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं। अगला, भक्ति काल का विभाजन के लिए आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है, और भक्ति काल किसे कहते हैं तो आपको यहाँ से लेकर के आपको इतना लिख देना है, नामकरण। ठीक है, ये हो गया आपका तैयार, है ना। अब आपको यहाँ पर इतना ही पढ़ना है। भक्ति काल के प्रमुख कवि आप यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन हुए हैं। ये देखिए बच्चों, आपको पेपर में प्रश्न इस प्रकार बनेगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। प्रमुख भक्तिकालीन कवि एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो प्रमुख भक्ति काल के कवि कौन कौन थे? पहला कबीरदास। कबीरदास निर्गुण भक्ति के कवि थे, इनकी रचनाएं हैं बीजक। दूसरा है सूरदास, सूरदास की रचना है सूरसागर। अगला है मीराबाई, मीराबाई की रचना है मीरा पदावली। अगला है तुलसीदास, तुलसीदास की रचना है मीरा रामचरितमानस। अगला है रसखान, रसखान की रचना है प्रेम वाटिका। आप पेपर में प्रश्न जाएगा कि भक्ति काल के प्रमुख कवि व उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कबीरदास की रचना बीजक, सूरदास की रचना सूरसागर, मीराबाई की रचना मीरा पदावली, तुलसीदास की रचना रामचरितमानस और रसखान की रचना प्रेम वाटिका है। ठीक है, आपको इस प्रकार यहाँ पर लिख देना है, आपको नंबर मिल जाएंगे। अगला यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए प्रश्न है, ऐसे ही बनेगा। भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, उधर का मैंने आपको बता दिया ना। बच्चों यहाँ पर एक प्रश्न आपका और बनता है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? जो भक्ति काल होता है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? तो आप देखिए, भक्ति काल में भक्ति परक रचनाओं के साथ अन्य रचनाओं की भी प्रधानता रही। भक्ति काल में भक्ति वाली रचनाएं तो लिखी गई, लेकिन अन्य रचनाओं की भी प्रधानता रही। इसको भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है। हिंदी का स्वर्ण काल, सोने का काल कहते हैं। तो पहले देखो, धार्मिक विविधता, मतलब कई प्रकार की धार्मिक विविधता होने के बावजूद भी जनता में हमेशा एकता की भावना बनी रही। दूसरा, ईश्वर भक्ति की भावना सब में जागृत होने लगी। हर कोई भगवान की भक्ति में लीन हो गया, सभी लोग भगवान को मानने लगे। ईश्वर भक्ति की भावना सब में जागृत होने लगी। तीसरा, कर्मकांड और तीर्थाटनों का विरोध कर ईश्वर भक्ति की प्रधानता रही। कर्मकांड और तीर्थाटनों का विरोध हुआ और भगवान की भक्ति की प्रधानता रही। अगला, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, रैदास की रचनाओं में जन जागृति का काम किया। अगला, काव्य रचना स्वतः सुखाय की भावना से की गई, है ना, भगवान की भक्ति के हिसाब से की गई। अब बच्चों, आपका भक्ति काल में आपको इतना ही पढ़ना है। आपका देखो, पहले साहित्य का इतिहास भी आपका कंप्लीट कर दिया मैंने यहाँ पर, ये भक्ति काल भी मैंने आपको कंप्लीट कर दिया हूँ। अब आधुनिक काल पढ़ाऊंगा बच्चों में, आपको आधुनिक काल के बारे में आपको मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, आधुनिक काल, ये इसका पहला वीडियो है ना, आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल हम पढ़ेंगे अब। देखिए बच्चों, पेपर में आपको प्रश्न पूछा जाएगा, मोस्ट आईएमपी है, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ एवं मुख्य विशेषताएं लिखिए। जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ कब हुआ एवं आधुनिक काल की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, इन विशेषताओं को लिखिए। तो देखिए, हिंदी साहित्य में
1843 के बाद, उस समय अंग्रेज लोग आ चुके थे भारत देश में ना, अंग्रेज लोग का राजपाट था, है ना। आधुनिक काल का प्रारंभ हुआ 1843 में, जैसे अभी 2021 चल रहा है ना, आज से 200-300 साल पहले ना। आधुनिक काल 1843 से प्रारंभ हुआ। इस काल की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार है। तो देखो पहला यहाँ पर विशेषता ये आधुनिक काल की, आप देख सकते हो आधुनिक काल की पहली विशेषता है गद्य साहित्य का विकास हुआ। आधुनिक काल की पहली विशेषता क्या है? गद्य साहित्य। गद्य मतलब इसके पहले से भी कविताएं लिखी जाती थी, कहानी कोई नहीं लिखता था। आधुनिक काल में ही कहानी नाटक की रचना हुई, गद्य साहित्य का विकास हुआ। दूसरा, खड़ी बोली में साहित्य की रचना की गई। पहले संस्कृत के कठिन कठिन शब्दों में साहित्य की रचना होती थी, लेकिन अब खड़ी बोली में साहित्य की रचना होने लगी, देहाती भाषा में। तीसरा, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता की भावना का साहित्य में प्रमुख स्थान रहा। राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता की भावना का साहित्य में प्रमुख क्या रहा? स्थान रहा। चौथा, यह जन जागृति का युग रहा बच्चों। किसका युग रहा? यह जन जागृति का युग रहा। पांचवा, इस युग का प्रारंभ भारतेंदु युग के साथ हुआ। हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ है वो कब हुआ? भारतेंदु युग के साथ हुआ। ये इसकी विशेषताएं आपको इतनी याद करना है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो आपका आधुनिक काल इतना ही हो गया, बस इतना ही पढ़ना है आपको, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। कई बार पूछ लेता है कि आधुनिक काल को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल को कितने वर्गों में बांटा गया है। इसका उत्तर परीक्षा देने वाली गाइड में अच्छा दिया है, ठीक है। हालांकि प्रबोध की है, इसमें भी अच्छा है, गाइड सारी अच्छी होती है। अब बच्चों देखो, आपका आधुनिक काल भी कंप्लीट हो गया है ना। अब हम पढ़ेंगे छायावाद। क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर? छायावाद। आधुनिक काल हो गया, अब हम पढ़ेंगे छायावाद, है ना। अब छायावाद यहाँ पर देखेंगे, छायावाद, ठीक है। छायावाद, नई कविता, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, छायावाद, ये है। तो बच्चों आपको प्रश्न आता है, छायावाद की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। प्रश्न क्या बन के आएगा आपको पेपर में? छायावाद की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप कॉपी में, छायावाद की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों, अर्धवार्षिक परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है और वार्षिक में भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। छायावाद की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो आप यहां पर देख सकते हो, छायावाद की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहला पॉइंट है छायावादी काव्य। छायावाद कब से कब तक प्रारंभ हुआ? तो लिखना है छायावादी काव्य 1920 से लेकर के 1935 तक चला। यह अंग्रेज लोग का समय था भैया। इस समय के जो कवि थे अंग्रेज लोग के जमाने के कवि, उन लोगों ने छायावाद की रचना करी ना। छायावाद कब से कब तक प्रारंभ हुआ? 1920 से लेकर के 1935 तक छायावादी काल चला, छायावाद चलते रहा। अब छायावादी काव्य की विशेषताएं निम्न है, देखिए। पहला विशेषता है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। पहला क्या है? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ठीक है। द्विवेदी गुण कविता में अत्यधिक स्थूल तक उपदेश दिया गया था, ठीक है। आप सिर्फ पहला पॉइंट लिख देना, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। छायावादी काव्य में स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किया गया। इसके अंदर डिटेल वो लिख देना, उत्तर चल जाएगा, ठीक है ना। क्या लिखोगे यहाँ पर तुम? हेडिंग डालना स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह और डेस्क पार्ट के लिख देना छायावाद में स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह रहा। इतना लिख देना, हो गया। अगला आपका व्यक्तिवाद की प्रधानता। व्यक्तिवाद की प्रधानता मतलब छायावाद में व्यक्तिवाद की प्रधानता की गई। छायावादी कविता मूलतः व्यक्तिवाद की कविता है, जिसमें कवि ने निजी अनुभव, खुद के व्यक्ति के अनुभव, खुद के अनुभव और निजी सुख दुख की अभिव्यंजना की है। इसमें अहम यानी खुद की भावना, व्यक्तिवाद मतलब खुद की भावना की अभिव्यक्ति हुई है, किंतु इस अहम के स्व में सर्व समाहित है। मैंने में शैली पाई, देखा एक दुखी निज भाई, दुख की छाया हृदय में पड़ी, उमड़ वेदना आई। मतलब खुद के बारे में लिखी गई है। व्यक्तिवाद की प्रधानता आपको सिर्फ इतना लिखना है। छायावादी कविता मूलतः व्यक्तिवाद की कविता है, जिसमें कवि के निजी अनुभव और सुख दुख की अभिव्यंजना हुई है। छायावाद में कवि ने खुद के निजी अनुभव और सुख दुख की अभिव्यंजना करा है। इसमें अहम भावना की अभिव्यक्ति हुई है, किंतु इस अहम के स्व में सर्वहित समाहित है। व्यक्तिवाद की प्रधानता।
बच्चों आपका अगला है प्रकृति प्रेम। प्रकृति प्रेम आप यहाँ पर देख सकते हो, प्रकृति प्रेम तीसरा पॉइंट। छायावाद के जितने भी कवि हुए सन 1920 से लेकर के 1935 तक के सारे कवियों ने प्रकृति के प्रति प्रेम की अभिव्यंजना करे, प्रकृति प्रेम की अभिव्यंजना करे। इन कवियों का मन प्रकृति चित्रण में खूब रमा है, प्रकृति के साथ आत्मीयता का संबंध जोड़ा गया है। ठीक है, इतना बस लिख देना, प्रकृति के साथ आत्मीय संबंध जोड़ा गया है। इतना लिख दोगे नंबर मिल जाएंगे, है ना। प्रकृति प्रेम अपने मन से भी लिख सकते हो, प्रकृति प्रेम। छायावादी कवियों ने प्रकृति प्रेम का वर्णन किया है। अगला यहाँ पर आपका है प्रेम एवं सौंदर्य का चित्रण। प्रेम एवं सौंदर्य का चित्रण। छायावादी कवियों ने प्रेम, प्यार मोहब्बत वाली रचनाएं भी की गई है। छायावादी कवियों ने नारी सौंदर्य, नारी मतलब लड़की की खूबसूरती का बड़े चाव से वर्णन करे भैया। नारी कैसी खूबसूरत होती है, बाल, उसके हाथ, है ना, उसके गाल, उसके ओंठ, आहा हा हा, ये सब किसने करे है? छायावादी कवियों ने करे। और प्रेम का चित्रण, प्यार मोहब्बत का चित्रण बड़ी रुचि और सहृदयता के साथ किए है ना। गुलाबी रंग की ओठ ओठ, हाँ ऐसा है भैया। अधखुला अंग, अबे लड़की को तो इन्हें अधखुली, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत है ना। प्रेम सौंदर्य का चित्रण, आपको सिर्फ इतना लिख देना है ना। अगला बच्चों यहाँ पर आपका अगला, बस आपको 4 पॉइंट आप लिख देना, 4 पॉइंट बहुत होते हैं, 4 पॉइंट लिख देना, नंबर आपको मिल जाएंगे। पूरा लिखते हैं ना, 3-4 नंबर में इतना लिख देंगे, बहुत है इसके लिए। ठीक है, छायावाद की विशेषता। अब बच्चों पेपर में प्रश्न आता है छायावाद के प्रमुख कवि लिखिए एवं उनकी रचनाएं लिखिए। तो बच्चों छायावाद की प्रमुख कवि एवं उनकी रचनाएं, तो अब आप देख सकते हो छायावाद की प्रमुख कवि उनकी रचनाएं। पेपर में आपको प्रश्न जाएगा छायावाद के प्रमुख कवि, छायावाद के 4 कवि एवं उनकी रचनाएं लिखिए। तो छायावाद के प्रमुख कवि के लिए मैंने एक कोड बनाया। जब मैं पढ़ाई करता था, जब मैं 10वीं में था, तो मैंने कोड बनाया था सुसुजम। सुसुजम, जम से लग गई सुसु, सुसुजम, सुसुजम, याद कर लो सुसुजम, याद कर लो सुसुजम। सू से जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, छोटा सू से जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, बड़ा सू से जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर जा से याद कर लेना जयशंकर प्रसाद, और माँ से याद कर लेना महादेवी वर्मा। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत की रचना क्या है यहाँ पर आप देख सकते हो, बीणा पल्लव। बीणा पल्लव, सिर्फ 2 रचना याद करना, बीणा पल्लव। जयशंकर प्रसाद की रचना कामयानी लहर झरना आंसू, कामयानी लहर झरना आंसू। विकल्प में पूछ लेता है कि कामयानी किसकी रचना है, तो क्या लिखोगे? कामयानी जयशंकर प्रसाद की रचना है। विकल्प में पूछ लेगा आंसू किसकी रचना है, तो आंसू जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना परिमल अनामिका, अनामिका परिणम, गीतिका, है ना, ये लिख लेना है ना। महादेव वर्मा की रचना क्या है? निहार रश्मि। बस इतना याद करना है, उसके अलावा कुछ याद नहीं करना है। आपका छायावाद हो गया पूरा का पूरा खत्म। अब बच्चों लास्ट, आपका लास्ट है यहाँ पर आप देख सकते हो नई कविता। अब नहीं, एक प्रयोगवाद बचा है, प्रयोगवाद पढ़ाऊंगा इस वीडियो में आपको, और इस वीडियो में आपको नई कविता पढ़ाऊंगा। बस आपको इतना पढ़ाऊंगा, फिर कवि परिचय का आपको अगले वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, तो अभी प्रयोगवाद और नई कविता हम देखेंगे। तो चलिए प्रयोगवाद समझेंगे, उसके बाद हम नई कविता समझेंगे, है ना। प्रयोगवाद, प्रयोगवाद कहाँ है यहाँ पर आपका, ये देखिए प्रयोगवाद, ये बच्चों आपका प्रयोगवाद। तो बच्चों आपको प्रश्न लिख लीजिए कॉपी में, और बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, है ना। ठीक है, तो प्रयोगवाद क्या होता है? पेपर में प्रश्न आएगा प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। किसकी विशेषताएं? प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो प्रयोगवाद कब से लेकर कब तक चला आपका? 1943 से 1950 तक चला। प्रयोगवादी काव्य कब से लेकर कब तक चला? 1943 से 1950 तक क्या चला आपका? प्रयोगवाद आपका चला। ठीक है, प्रयोगवाद कब से लेकर कब तक चला? 1943 से 1950 तक आपका क्या चला? प्रयोगवाद आपका चला। तो बच्चों एक काम करता हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, प्रयोगवाद आपको अगले वीडियो पे मिलेगा, है ना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हिंदी की पूरी फुल तैयारी करवाई जाएगी। अभी बाकी विषय के वीडियो नहीं आएंगे, अभी आपके लिए सिर्फ हिंदी के वीडियो आएंगे, और आपके लिए एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी जाएगी, ताकि आप हिंदी में पूरे नंबर लेकर के जाओ। फिर अर्धवार्षिक का जैसे हिंदी का कोर्स खत्म हो जाता है, फिर अगले पेपर अंग्रेजी का पूरा कोर्स करवाऊंगा। फिर जैसे अंग्रेजी कोर्स हो जाएगा, हम पूरे के पूरे 6 के 6 विषय का पूरा कोर्स करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। पूरी तरीका पेपर में कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, क्या लिख करके आना है। देखिए बच्चों, कोरोना वायरस था, जब तक कोरोना वायरस था
तब तक नकल चली, खूब नकल मार लिए, खूब पगलाई मचा लिए, लेकिन अब साफ सो की मेरी बात सुन लो, अब कोरोना वायरस हट चुका है, लॉकडाउन पूरा खत्म हो चुका है। अब किसी की इतनी औकात नहीं है जो पेपर लीक कर दे, और किसी की इतनी औकात नहीं है अब माध्यमिक शिक्षा मंडल में वही बच्चा टॉपर बन पाएगा जो पढ़ाई करेगा।